हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और जल्दी ही देने वाले हैं। लास्ट वीक जो इंटरव्यू हुआ था उस आधार पर कुछ बिंदु मैं आप सबके साथ में साझा करना चाहता हूं। और मेरा जो पीछे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है खुद इंटरव्यू देने का, उनके भी कुछ बातें करेंगे। तो इंटरव्यू में सबसे खास चीज वो जिस कैंडिडेट को देखते हैं वो है उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। और दूसरा, उसकी जानकारी, कंटेंट, सब्जेक्ट से संबंधित और अपने समाज से, अपने आसपास के क्षेत्र से संबंधित कितना रखता है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना है। और बढ़ेगा कैसे? वो बढ़ेगा तब जब आप जानकारी रखेंगे सब्जेक्ट की और अपने आस पड़ोस के क्षेत्र की और इतिहास की, करंट अफेयर्स की। जितनी भी ज़्यादा हो सके उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप मॉक इंटरव्यूज या अपने साथियों के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एकदम से आप जाके वहाँ पे बैठेंगे और एक्सपर्ट के सामने बोलेंगे तो आपको कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत तो होगी ही होगी, वरना आप वहाँ झिझकेंगे, बोल नहीं पाएंगे, आवाज़ निकलेगी नहीं, आपके गले में अटक जाएगी। ये सब संभावनाएं वहाँ पे हो सकती हैं। बोलने में जो कुछ नोट किया उस दिन जो इंटरव्यू हुए थे उसमें, कि कुछ बच्चे बहुत फास्ट बोल रहे थे। वो हो सकता है उनकी आदत हो सकता है वो डर के कारण बोल रहे हैं, कोई फोबिया हो उस कारण से, कि इंटरव्यू फोबिया, कि किसी के सामने बोल रहे हैं तो बहुत फास्ट फास्ट बोल रहे हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस करें कि बहुत फास्ट नहीं बोलना है, इतना फास्ट नहीं बोलना है कि समझ में नहीं है सामने वाले के कि क्या बोल दिया। कुछ बच्चे बहुत स्लो बोल रहे थे, स्पीड और वॉल्यूम भी तो बहुत स्लो भी नहीं हो, इतना भी नहीं कि झुंझलाहट आने लग जाए सुनने वाले को कि अगला शब्द क्या होगा, कब निकलेगा, इतना इंतजार ना करना पड़े। तो बोलने की स्पीड कंट्रोल्ड, ना ज़्यादा फास्ट ना स्लो। और इसकी प्रैक्टिस आप अपने साथियों को सामने बैठा के उनके सामने बोल कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपकी स्पीड ज़्यादा थी या कम थी या एवरेज थी। जब बोलना शुरू करें तो कंटिन्यूअस उस बात को पूरा करें। अगर आपको समय चाहिए तो 2, 5, 10 सेकंड उसके बारे में सोच के फिर बोलना शुरू करें, लेकिन बोलने के बाद में बीच में अटकते हैं या अपने सर खुजाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, वो इंटरव्यू में नेगेटिव इफेक्ट डालता है। आपको सबसे पहले जनरली क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में? आप जाएंगे, बैठेंगे और जो मेंबर है आरपीएससी के वो पूछते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं। तो जीवन के बारे में आपको वो बताना है जो उस फील्ड से रिलेटेड है जिसके लिए आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया है। आप इंटरव्यू दे रहे हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी टीचर के लिए। टीचर में एक तो पढ़ने की क्वालिटी होनी चाहिए, दूसरा आपको मास से जुड़ने की, मतलब लोगों से जुड़ने की क्वालिटी होनी चाहिए। तो इस संबंधित जो भी आपके जीवन में घटनाएं हैं वो सब बताएं। जैसे आपने अपने एजुकेशन के बारे में बताया, अगर आपने एजुकेशन के अलावा एनसीसी, एनएसएस, स्काउटिंग या कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भाग लिया है, जैसे स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटी, तो उनके बारे में बताएं कि मैं कल्चरल एक्टिविटी में भी एक्टिव रहता था या रहती थी। और उसके बारे में हो सकता है वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछें। तो ऐसा नहीं खाली ये बोल दें कि मैं स्काउटिंग में था या मैं एनसीसी में था और मैंने ये सर्टिफिकेट ले रखा है। सर्टिफिकेट लेने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एनसीसी का मोटो क्या है, इसका एनएसएस का मोटो क्या है, उसमें आपने क्या काम किया, कितने दिन काम करना होता है। हाँ, इनके बारे में जानकारी भी आप रखें
आपने लिया है, आपने 5 साल 7 साल 8 साल पहले वो एनसीसी या स्काउटिंग करके छोड़ दी, तो अब आप उसको भूल गए हों। अगर भूल गए हों कि क्या काम करते थे तो उसको रिवाइज करें, सीधे ही नहीं बोलना है, पहले रिवाइज भी कर लेना है कि मैं क्या क्या वहाँ पे पूछ सकते हैं उसके बारे में तैयार कर लूँ। ठीक है, अपनी जीवन से संबंधित नकारात्मक बातें अगर कोई हो तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करो कि वो उजागर ना करें, क्योंकि उस पर ज़्यादा सवाल बन सकते हैं, फिर उसमें आप उलझ सकते हैं। जीवन से संबंधित जितने भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं वो सवाल और उनके जवाब आप तैयार करके रखें पहले से। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई सवाल नज़र ही नहीं आ रहा, तो अपने जीवन के बारे में अपने साथियों 5 7 10 जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उनको बताओ, उनको बोलो कि आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है, आप पूछिए। तो वो कुछ पूछेंगे, उनका जवाब आप सकारात्मक जवाब तैयार करके रखें। इसके लिए एक उदाहरण है, जैसे मैंने जो इंटरव्यू दिया उस टाइम पे मैंने बताया कि मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, मैंने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट ले रखा है और मेरा क्षेत्र है झुंझुनू। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। तो झुंझुनू नाम सुनकर आर्मी डिफेंस दिमाग में आती है। तो जो आरपीएससी मेंबर थे उन्होंने सवाल किया कि आप एनसीसी के भी कैडेट रह चुके हैं, आप झुंझुनू जिले से हैं, तो उस क्षेत्र के जो युवा हैं वो ज़्यादातर डिफेंस में जाना प्रेफर करते हैं, तो आप टीचिंग में क्यों आ रहे हैं, आपने डिफेंस क्यों नहीं ज्वाइन की। ये सवाल मेरे लिए एकदम नया था, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा सवाल पूछ लेंगे क्या। फिर भी मुझे दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने डिफेंस में जाने का प्रयास किया था। तो मैंने बता दिया कि सर मैंने डिफेंस में जाने के लिए प्रयास किया था, मैंने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया था, मैंने फिजिकल क्लियर किया था, लेकिन मेडिकल में एक माइनर प्रॉब्लम के कारण मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, परमानेंट रिजेक्ट कर दिया गया, तो इसलिए मैं डिफेंस ज्वाइन नहीं कर पाया और इसलिए मैंने सेकंड ऑप्शन में टीचिंग रखा था और टीचिंग में आना चाह रहा हूँ। तो ये जवाब इसलिए बन पाया क्योंकि मैंने प्रयास किया था, लेकिन अगर मान लो मैंने डिफेंस में जाने का प्रयास ही नहीं किया होता तो मैं क्या जवाब देता, तो मैं वहाँ पे बोलने लायक नहीं रह पाता, मतलब मेरे दिमाग में ये सवाल था ही नहीं तो मेरे पास जवाब भी नहीं रहता। तो इसलिए अगर आपने प्रयास नहीं किया है, मतलब कुछ भी सवाल ऐसा हो सकता है जो आपने वैसा नहीं किया हो, तो उसके जवाब पहले से कुछ सोच कर रखें ताकि वहाँ पे आप अटके नहीं और आत्मविश्वास आपका कम नहीं हो, वो लगातार बना रहे। जीवन के बारे में पूछने के बाद वो आप जो बताएंगे कि मैंने यहाँ से पढ़ाई की, मैं यहाँ से का मूल निवासी हूँ और मैं यहाँ से ट्रेनिंग की है या फिर यहाँ से मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिया है जॉब का, चाहे वो टीचिंग का हो चाहे किसी और चीज़ का हो, तो जहाँ जहाँ आप रहे हैं, चाहे राजस्थान में रहे चाहे आउट ऑफ राजस्थान कहीं भी रहे, तो उस क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब कितनी जानकारी होनी चाहिए, जानकारी उतनी होनी चाहिए जितनी हो सके, या फिर कहूँ कि उससे भी ज़्यादा, मतलब जितनी जानकारी आप जुटा पाओ उनके बारे में, उन क्षेत्रों के बारे में, उतनी जुटा लीजिए। कौन सी जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए इतिहास की, वहाँ के जो मुख्य प्रमुख व्यक्ति हैं, वहाँ की जो प्रमुख वस्तुएं हैं, कुछ मिठाई फेमस है या शराब फेमस है या कोई बिल्डिंग इमारतें फेमस हैं, जो भी प्रमुख चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए और करंट में वहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जानकारी क्षेत्र की जितनी हो सके उतनी आपको जुटानी है। फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट यानी फिजिक्स से रिलेटेड नॉलेज कितना हो, तो फिजिक्स में पूरा फिजिक्स कोई जान ले ये तो एक असंभव सी बात लगती है। कोई भी हर चीज में फिजिक्स के अंदर, केवल फिजिक्स के अंदर भी हर टॉपिक में एक्सपर्ट हो ये संभव नहीं लगता, लेकिन आपको फिजिक्स के बेसिक्स
सारे पता होने चाहिए। उसमें अटकना मतलब नेगेटिव इफेक्ट डालना। आपको कुछ हायर लेवल का क्वेश्चन पूछा और वो आप नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं होगा, उसकी दूसरी दूसरी फिजिक्स की दूसरी फील्ड में होगा। लेकिन आपके बेसिक्स सारे क्लियर हों तो एटलीस्ट 11th-12th में जितना फिजिक्स है उतना आपको क्लियर होना चाहिए। उसमें अटकना एक ऋणात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट डालता है एक्सपर्ट्स पे, फिजिक्स एक्सपर्ट्स पे। फिर यूजी में जितना कर पाए, और पीजी में जैसे उस दिन इंटरव्यू की बात है तो मॉक इंटरव्यू चल रहे थे, उस दिन पूछा जा रहा था कि क्या क्या आप पढ़कर आए हैं। तो सब लोग बता रहे थे, कोई एक बता रहा था, कोई दो बता रहे थे, और किसी ने मुश्किल से 3 बताए होंगे पेपर, पीजी के पेपर, जैसे क्वांटम न्यूक्लियर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स बताया होगा बस। लेकिन वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो क्वांटम, न्यूक्लियर और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अलावा हो सकते हैं। तो वो तो एक्सपर्ट्स प्रेफर करते हैं अपने जो पेपर है इंटरेस्ट के उनसे ही सवाल पूछने के लिए। तो वो चाहते हैं कि उनमें से कोई पेपर बताएं आप, ताकि वो उससे आपसे सवाल पूछ लें। तो इसलिए आप जितने हो सके कम से कम 3, ज़्यादा हो सके तो 4 या 5, लेकिन कम से कम 3 पेपर तो आप तैयार करके जाएं पीजी लेवल के, जो आप वहाँ बता सकें कि मैं ये पढ़ के आया हूँ। जैसे मेरा इंटरेस्ट न्यूक्लियर फिजिक्स में है, और जो थोड़ा इंटरेस्ट मेरा ऑप्टिक्स में है, थोड़ा इंटरेस्ट मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो मैं न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स इनमें से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लेकिन आपने जो बताए वो क्वांटम बता दिया, आपने क्लासिकल मैकेनिक्स बता दिया, और एक आपने बता दिया ईडी, जो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा फिर? मैं मेरे इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट से किसी से पूछ लूँगा। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई 3 में से कोई सा ही बता दिया ना, तो उनमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आप वो बता पाएंगे, अदरवाइज एक्सपर्ट अपने हिसाब से पूछेगा तो उसमें आप अटक जाएंगे, या फिर पूछेगा ही नहीं। और नहीं पूछेगा तो आप में कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। आपसे 2 सवाल पूछे, बोले ठीक है ओके, तो फिर आपके खुद में कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। दूसरे एक्सपर्ट पास जाओगे ना तो तब तो आप में कॉन्फिडेंस जो अब था 90%, 95% था, वो हो सकता है कि 55-45 पे चला जाए, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे ठीक से। तो टॉपिक्स कम से कम 3, ज़्यादा हो 4 या 5 करके जाएं। वहाँ आपसे पढ़ाने के लिए भी कहा जाएगा। संभावनाएं हैं, 90% चांसेस हैं कि आपको 2 से 4 या 5 मिनट पढ़ाने के लिए कहा जाए। पढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो टॉपिक वो नहीं देंगे। चांसेस यही हैं 99% कि टॉपिक आपको ही चूज करना है। लेकिन ये हो सकता है कि टॉपिक आपने जो चूज किया उसको चेंज करवा दें। आपने टॉपिक लिया इलेक्ट्रॉनिक्स का, और वो बोले नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ना, हमें हमें कुछ और पढ़ाइए, तो आपको दूसरे पेपर से भी टॉपिक तैयार करने हैं। हो सकता है आपने दूसरा लिया ऑप्टिक्स और उन्हें चेंज करवा दिया, नहीं तीसरा पढ़ाइए। आपने क्वांटम लिया, चेंज करवा दिया, तो हो सकता है कि 1 या 2 बार वो चेंज भी करवा दें टॉपिक। तो आपके पास कम से कम 5-6 टॉपिक एट द टाइम एकदम तैयार होने चाहिए कि बिना सोचे आप उनको स्टार्ट कर सकें। आपको टॉपिक स्टार्ट करना है तो इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करनी, जो ज़रूरी है वही, और फिर टॉपिक पे ही चल पड़ना है। और आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, 2-3-4 हो सकता है 5 मिनट, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल चांसेस नहीं है। और 5 मिनट में फिजिक्स का कोई टॉपिक पूरा करना संभव नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि मैं बस जल्दी ही जल्दी टॉपिक को पूरा कर दूं। टॉपिक पूरा करने के चक्कर में आप बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत फास्ट लिखते हैं, आधी बात बताते हैं, आधी बात नहीं बताते हैं। तो जैसे किसी ने उस दिन कोई चार्ट बनाया, और उसका बहुत वो फेमस चार्ट है, उसका नाम है स्पेसिफाई, सैगर चार्ट, लेकिन उसने वो नाम नहीं बताया, बस चार्ट बनाया और सट से बना के और आगे बढ़ गया। तो आप इतना फास्ट अगर पढ़ाएंगे
तो उससे आधी बातें सामने सामने वाले समझ में आ रही हैं, हालांकि एक्सपर्ट को समझ में आ रही हैं क्या पढ़ाया आपने, लेकिन उनको ये भी समझ में आ रहा है कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ऐसे पढ़ाओ कि सामने बच्चे बैठे हैं और उनको नहीं आता है, उनको हम पढ़ाएंगे तब वो सीखेंगे। तो आप स्पीड इतनी ही रखो जितनी क्लास में होनी चाहिए। ऐसी मत रखो कि मुझे टॉपिक पूरा करना है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि 2 4 5 मिनट में टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, बोर्ड पे लिखते समय राइटिंग उस दिन किसी की भी अच्छी नहीं आई थी, तो राइटिंग थोड़ा एक इश्यू है, उसको सुधारें। और बोर्ड पे राइटिंग सुधरेगी तब जब आप बोर्ड पे लिखेंगे, तो इसके लिए आप बोर्ड पर मार्कर से लिखने का प्रैक्टिस करें। ठीक है, और वो लिखना कब होगा, जब आप बोर्ड पर हाथ टिकाएंगे। क्योंकि मैंने देखा उस दिन सब लोग बोर्ड पे हाथ टिका कोई नहीं रहा था, बस मार्कर टिका हुआ था, उससे लिख रहे थे, उससे लिखा नहीं जाएगा। अगर आप कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे, केवल पेन की निब टिकाकर और आप लिखने के प्रयास करेंगे, तो राइटिंग बहुत भद्दी आएगी। तो आप बोर्ड पर तब लिख पाएंगे जब आप बोर्ड पर हाथ या कोई भी एक उंगली, ये उंगली या ये उंगली टिका ली, इससे पकड़ा हुआ ये उंगली आपने बोर्ड पर टिका ली, तो उससे सपोर्ट मिलेगी, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो राइटिंग थोड़ा ठीक से लिखें, बोर्ड पर टॉपिक जरूर लिखें। कुछ लोगों ने टॉपिक भी नहीं लिखे थे, सीधा स्टार्ट कर दिया। तो बोर्ड पर टॉपिक लिखकर और फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, बोर्ड पर पढ़ाते समय आपको इधर से उधर, उधर से इधर ज़्यादा नहीं डोलना। एक बार जाके आए कोई बात नहीं, हो सकता है मोमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि अगले खाली मोमेंट देखते रह जाएं और बोर्ड से ध्यान हट जाए। तो टीचर की कुछ क्वालिटीज़ हैं कि वो अपने मुंह पर हाथ ना लेके जाए बार बार, और जेब से कुछ निकालना वापस डालना, रुमाल वगैरह ऐसा भी ना करें। और हाथों को थोड़ा हिला सकते हैं, लेकिन मूवमेंट ऐसा हो जिससे कि बच्चों का ध्यान आपकी तरफ कम, बोर्ड की तरफ ज़्यादा हो। आपकी तरफ उतना ही हो जितना ज़रूरी है, बीच में कि आपकी सुन रहे हैं और आपके एक्सप्रेशन कुछ देख रहे हैं कि कुछ क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा बैठने का जो तरीका है वो अलर्ट मोड में रहें। कई जो कैंडिडेट हैं वो जाके बैठते हैं और पीछे सहारा लेके बैठ जाते हैं, अपने हाथ टिकाए टेबल पे, पीछे सहारा ले लिया और बैठ गए। ऐसे लग रहा है ऐसे थके हुए आ रहे थे, बाहर खड़े ही थे 1 घंटे से और अभी उनको चेयर मिली है तो वो पूरा आनंद उसका लेंगे। ऐसा नहीं करना, आपको जाके चेयर पर बैठना है और अपनी जो पीठ है उसको एकदम से सीधा रखना है, एकदम अलर्ट मोड में रहना है कि हाँ बताओ सर कि आप क्या पूछ रहे हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ऐसा लगे उनको देखकर, ऐसे नहीं कि आपने पीछे सवाल ले लिया तो बोले कि हम पूछेंगे, फिर सोचेगा कि बताऊं कि नहीं बताऊं, और फिर पता नहीं उसका मूड बनेगा तो बताएगा। तो आप लेजी मोड में ना रहें, एकदम अलर्ट मोड में वहाँ बैठें। कि हम वहाँ पे कितना देर बैठना है, 10 से 15 मिनट बैठना है, क्योंकि 5 मिनट आपको बोर्ड पे भी देने हैं। तो 15 से 20 मिनट इंटरव्यू चलने वाला है, इसमें से आपको 10 से 15 मिनट वहाँ पे चेयर पे बैठना है, तो उतने टाइम आपको एकदम अलर्ट बैठे रहना है। टॉपिक सॉरी, जब आपको कोई सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल का जवाब कम से कम शब्दों में, जितने ज़रूरी हैं उतने शब्दों में ही दें। हमने सवाल पूछा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी कहाँ है, और हम बताएं कि अगर आप मान लो जयपुर से आओ, सॉरी सीकर से आते हो तो इधर यहाँ उतर जाना, यहाँ से फिर यहाँ चले जाना, वहाँ ऑटो ही मिलता है, वहाँ बस ही मिलती है। आप अगर अजमेर से आओ तो यहाँ उतर जाना, यहाँ से इजी रहेगा। इतना नहीं बताना है, आपको तो ये बताना है कि यूनिवर्सिटी जेएलएन मार्ग पे है, इसके बिरला मंदिर के पास है, जेडी के पास है, बस इतना काफ़ी है। इतने में अगला समझ जाएगा। ठीक है, तो आपको टू द टॉपिक बोलना है, और जब आप जवाब दें उस टाइम ध्यान रखें कि आपको जो जवाब दे रहे हैं, आप जो जवाब दे रहे हैं उनमें जो टर्म्स यूज कर रहे हैं वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई शब्द काम में ले लिया है, कोई वर्ड काम में ले लिया है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है, उसकी क्या डेफिनेशन है, ये सब चीज़ें आपको पता ही नहीं हो। क्योंकि कई बार क्या है, सवाल
जब उसके एक्सपर्ट सवाल पूछ थक जाता है ना, तो वो आपके जवाब में सवाल ढूंढता है। तो आप जो टर्म्स बोलेंगे उनमें से कोई एक चीज पूछेगा, अच्छा बताओ ये क्या होता है, आपने क्या बोला अभी। इसलिए आप वही शब्द यूज करें जो कि सिम वन सिम वन से फॉलो होगा, जो कि वो, सॉरी मैं भटक गया। हाँ, मैं बोल रहा था कि आप जो जवाब दें उनमें वही शब्द काम में लें जिनका आपको मीनिंग पता है, ठीक है। अदरवाइज कोई अटपटा शब्द आपने ऐसा काम में ले लिया जिसका मीनिंग आपको भी नहीं पता, तो वो तो पूछेंगे, वो पकड़ लेंगे, हाँ बताओ भाई आपने ये क्या बोला, ये क्या होता है, तो फिर वहां पे आप अटक जाएंगे। इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर ही किया जाए। अब मैं मुझसे जो संबंधित सवाल जो पूछे गए उनसे संबंधित बातें कर लेते हैं। जो मैंने इंटरव्यू दिए थे काफ़ी कुछ, तो एक तो उस दिन जब मॉक इंटरव्यू चल रहे थे, उस दिन ज़्यादातर लोग ज़्यादा तैयार नहीं करके आए थे पीजी के पेपर्स। उनको पूछा क्या पढ़ कर आए हैं स्पेशल आप, तो उसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे थे। कम से कम आप 3 टॉपिक पढ़ के जाएं, से मैंने बताया। मैं जब एमएससी में जस्ट कंप्लीट किया था और मैंने इंटरव्यू दिए थे जेस्ट में पीएचडी के लिए, JEST उसके थ्रू, तो उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं पीएचडी करने में, तो मैं चला गया ऐसे ही मुंह उठा के। और जब वहाँ पूछ रहे थे कि आप क्या पढ़ कर आए हैं, तो मेरे पास, क्योंकि पढ़े कुछ गया नहीं था स्पेशल, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने जवाब दिया कि हाँ सर आप पूछ लीजिए, मैं लगभग सब कुछ ही पढ़ के आया हूँ। तो जो ये बोलता है सब कुछ पढ़ के आया हूँ, इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं पढ़ के आया, ये तय है, ये एक्सपर्ट को पता है। तो इसलिए कृपया ऐसा ना पूछें, बोलें कि हाँ सर आप पूछ लीजिए, आपको जो जिसमें पूछना है वो पूछ लीजिए, ऐसा तो बिल्कुल ना बोलें। 2 टॉपिक तैयार करके गए, 2 पेपर तैयार करके गए, 2 बोलिए, 3 किए 3 बोल दीजिए, लेकिन ये तो बिल्कुल ना बोलें कि कुछ भी पूछ लीजिए, मैं सब कुछ तैयार कर रखा है। दूसरा, जो टर्मिनोलॉजी है, फिजिक्स की टर्म्स हैं, वो इंग्लिश में ही बोलना अच्छा रहेगा। प्रेफर करें कि वो इंग्लिश में ही बोलें। जैसे आवृत्ति है तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परावैद्युतांक को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी कई से जटिल शब्द हैं भौतिक विज्ञान में, जिनको इंग्लिश में उनके इंग्लिश वर्ड्स यूज करें, ताकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको समझने में आसानी रहे। हो सकता है एक्सपर्ट ऐसे आए जो आपको सवाल भी इंग्लिश में पूछें, तो अगर वो सवाल इंग्लिश में पूछते हैं तो आपको उनको समझना कम से कम आना ही चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो बोल दें कि नहीं इंग्लिश में जवाब दीजिए, हालांकि चांसेस उसके कम हैं क्योंकि हम इंटरव्यू राजस्थान में दे रहे हैं, इसलिए वो इंग्लिश में ही जवाब दीजिए ऐसा तो बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन आपको कम से कम इंग्लिश में सवाल समझना और हो सके तो सवाल के जवाब इंग्लिश में देना, इतनी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। सवाल के जवाब उसी भाषा में दें जिसमें आप कंफर्ट हों। ऐसा नहीं मुझे इंग्लिश बोलना दिखाना है कि इंग्लिश में बोलना आता है मुझे, और आप इंग्लिश में बोलना शुरू करें और सवाल का जवाब पता नहीं क्या से क्या कर दें। तो इसलिए जवाब उसी लैंग्वेज में दें जिसमें आप कंफर्ट फील कर रहे हो। बाकी इंग्लिश में सवाल सुनने के लिए जरूर तैयार रहें। अच्छा, इससे संबंधित मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो केंद्रीय विद्यालय का है। केंद्रीय विद्यालय में मैंने इंटरव्यू दिया, तो मैं जैसे अंदर गया, शायद मुझसे पहले वाले जो कैंडिडेट थे उन्होंने इंग्लिश में जवाब देने के लिए मना कर दिया होगा कि सर मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मुझे जाते ही बैठने के लिए बाद में कहा गया, पहले यही बोला गया कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो उस टाइम पे अगर मैं बोलता कि सर मैं तो मुश्किल है बोल नहीं पाऊंगा वगैरह वगैरह, तो मुझे ही वो वैसे निकालते थे जैसे पहले वाले को निकाला था। तो इसलिए आपको उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना होगा। इसके अलावा सबसे खास चीज़ इंटरव्यू में आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास
आत्मविश्वास ही रहे, ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो। कॉन्फिडेंस तक ही लिमिट रहे कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और आपको सवाल पूछा गया, आपको नहीं आता है, फिर भी आपने जवाब दिया, गलत दिया, पता है कि गलत दिया है, और अगला टोक के कि सच में ऐसा ही होता है, और आप अड़े रहे ओवर कॉन्फिडेंस होके, ओवर कॉन्फिडेंट होके, तो भी सही नहीं है, ये भी नेगेटिव इफेक्ट ही डालता है। तो कॉन्फिडेंस तक रहे। अगर आपको नहीं आता है, कंफ्यूजन है, तो एक बार बता दें। वो अगले बोलते हैं कि सच में ऐसा ही है, तो जो है एक्चुअल कंडीशन वो बता दें कि सर मुझे लगता है ये है, बाकी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। या फिर आपको पता है कि ये सही नहीं है, तो मना कर दो, हाँ सच सही नहीं है, और एक्चुअल में क्या है वो मुझे पता नहीं है। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और तो अभी कोई जुड़ा हुआ है क्या? तो किसी का कोई सवाल हो, चैट बॉक्स में डालेंगे, या कोई और तरीका है सवाल के लिए? किसी का कोई सवाल हो, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप। मेरे पास अभी जवाब हुआ तो अभी मिल जाएगा, अभी अगर नहीं हुआ तो जवाब तो सोचेंगे, सोच के बताएंगे। क्या है? अच्छा, फिंगर टिप्स पे नहीं है। कई सारी चीजें आ रही हैं, पर टिप्स पे नहीं है कि एकदम से बता पाए। कोई बात नहीं, वहां पे जब सवाल पूछते हैं ना, तो उनसे समय लीजिए, सर मैं बताता हूँ। 5 10 15 20 सेकंड सोचिए आराम से, और फिर बताइए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एकदम से, जैसे उसने सवाल पूरा, उन्होंने सवाल पूरा किया और आपने जवाब देना शुरू कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट से संबंधित जो चीजें हैं, उनमें ऐसा होता है कि वो सोचने की जरूरत पड़ती है, और सोचना चाहिए भी। कई बार तो ऐसा दिखाना ही पड़ता है। जैसे मुझे सवाल पूछा कि झुंझुनू शेखावाटी में एक ऐसी जगह है जहाँ की जो इमारतें हैं, हवेलियां हैं, उन पे सोने की चित्रकारी की जाती है। वो कौन सी जगह है? वो सेम टू सेम सवाल मेरे एक नॉन थे मैथ्स में, उनसे पूछा गया था, उन्होंने मुझे बताया था और मुझे जवाब पता था। लेकिन फिर भी मैंने एकदम से नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? एकदम से बताऊंगा तो क्या लगेगा उनको कि ये तो उसने कहीं ना कहीं सुना है, सीधा बता रहा है, मतलब इसको पता था कि सवाल पूछ सकते हैं, पूछा हुआ होगा पीछे। तो मैंने सोचा कि हाँ सर, झुंझुनू में ऐसा जगह है, वो एक्चुअली वो जगह है। और फिर बाद में मैंने बताया कि वो महनसर है। वो बोले कि वहाँ पे क्या और फेमस है। तो अब चूंकि मैं महनसर पहुंच चुका हूँ, इसलिए मैंने एकदम जवाब दे दिया कि सर वहाँ पे शराब भी फेमस है, वहाँ की शराब है वो भी बहुत फेमस है। तो वो मैंने पहली बार में सोचा इसलिए कि उनको लगे कि हाँ इसने दिमाग पर जोर लगाया है, उन्होंने, इसने काफी कुछ पढ़ रखा है, उसमें ढूंढा है कि हाँ वो चीज ये है। तो ऐसा होना चाहिए, सोच के ही जवाब देने चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर आपके सोच के भी जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अभी टाइम है। तो कम से कम 10 दिन तो होंगे आपके पास। अभी आज 17 हुई हैं और 23 तक तो इंटरव्यू चलने वाले हैं, डेट अभी तक आई नहीं है, तो अभी टाइम है। आप तैयारी कीजिए। और कोई सवाल थोड़ा ना है। कंप्लीट करें? ठीक है। ऑल द बेस्ट, सभी को शुभकामनाएं इंटरव्यू के लिए।